अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई डू होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज बेटे हम अपना जो लेक्चर करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हम अपना करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑफ ग्रामर। बड़ा इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है, नॉट ओनली फॉर योर एग्जामिनेशन बट आल्सो फॉर योर फ्यूचर लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इन सारी चीज़ों में जो लैंग्वेज है, जो ग्रामर है, दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। और यही वजह है कि हम कोशिश यही होती है हमेशा कि जब भी ग्रामर की कोई काम करवाया जाए तो वो आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव से जो है वोकैबुलरी बिल्डिंग और ग्रामर, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से जो है आपको हमेशा सिखाने की कोशिश होती है मेरी। सो डिफरेंट टॉपिक्स हम जो है उसके ग्रामर के टच करेंगे। और उसमें जो आज पहला टॉपिक या जो मेजर एरर्स आपके आते हैं, ग्रामर का एरर बेसिकली आपको जो क्वेश्चन आता है, आपको वो दो तरह की क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के हवाले से। मैं इधर लिख भी देता हूँ उनको। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो दो तरह के ग्रामर के आते हैं। नंबर 1 टाइप जो आती है, बल्कि इसको हम बाद में रखते हैं, जो पहली टाइप आती है दैट इज ऑफ अल्टरनेटिव सेंटेंसेस। अल्टरनेटिव सेंटेंसेस जो है वो आप पहले भी कर चुके हैं, वो आप पहले देख चुके होते हैं, उसको अपनी एफएससी में आप जो है उसको कर चुके हुए हैं। और उसमें क्या होता है कि एक आपसे जुमला जो है वो पूछा जाता है और उसी के तीन चार डिफरेंट वेरिएंट्स जो है वो आपको ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप इसको जो है वो ट्रांसलेट करें। मसलन आपसे कहा जाता है you need not to worry about me। आपसे कहा जाता है you need not worry about me। Then you need not worried about me। और आपसे कहा जाता है you need not to worries about me। ये इस तरह से आपको चार ऑप्शंस जो हैं वो दे दी जाती हैं और इन चार ऑप्शंस में जो है आपको जो है एक ऑप्शन जो है दैट इज़ कंसिडर्ड द करेक्ट ऑप्शन और उस एक ऑप्शन को जो है वो आपने पिक करना होता है। इसको हम जो है वो अल्टरनेटिव सेंटेंसेस जो है वो कहते हैं। अब इसमें आपकी ग्रामर के जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट आपको करने होते हैं और उसी की बेस पर जो है वो आपने जो करेक्ट सेंटेंस है उसको पिकअप करना होता है। अगर हम इसके जुमले की बात करें तो हमें पता है कि नीड नॉट, डेयर नॉट के बाद हमने क्या करना होता है, नीड नॉट, डेयर नॉट के बाद जो है हमेशा सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो नीड नॉट के बाद हमने क्या करना होता है, बेयर इन्फिनिटिव जो है उसको यूज़ करना होता है। तो अब इसमें अगर मैं रेड से आपको हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। देखिए
नीड नॉट के बाद टू वरी नहीं आना चाहिए, टू वरी इज द रॉन्ग थिंग। यहाँ पे नीड नॉट वरीड आ गया, वरीड भी जो है वो ठीक नहीं है, और टू के बाद वरीज जो है वो भी बिल्कुल नहीं आ सकता। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, इससे आप चूँकि फेमिलियर होते हैं, बहुत सी प्रैक्टिस आपने एफएससी में की होती है, तो ये अमूमन जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो जो है, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं लगता। जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आपको लगता है वो इसी का दूसरा है, जिसको हम कहते हैं स्पॉट द एरर। अब स्पॉट द एरर क्या होता है, मैं इसको नीचे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसका पर्पस क्या है? टू स्पॉट द करेक्ट मिस्टेक out of the given errors। चार आपको वो एरर्स दे देता है ए बी सी डी, उसमें से जो है वो आपने क्या करना होता है, आपने जो करेक्ट एरर है उसको फाइंड आउट करना होता है। मसलन मैं एक आपको एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। वो कहते हैं कि in the south of Spain were stationed Syrian ट्रूप्स। ठीक है, ये एक जुमला जो है वो आपको दे देते हैं, और यहाँ आपको वो गिवन एरर्स दे देते हैं कि ए, बल्कि एक सेकंड इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं। इन द साउथ ऑफ स्पेन across was stationed सीरियन ट्रूप्स। अब आपको वो इसमें ऑप्शन दे देते हैं कि ए, बी, सी और डी। अब ऑल्टरनेटिव सेंटेंसेस में और इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है कि यहाँ पर आपको जो एरर्स हैं, सेट ऑफ एरर्स जो है वो दैट इज़ गिवन। ऑल्टरनेटिव सेंटेंसेस में क्या था, आपको खुद से एरर्स जो है वो क्या करना होता था, तलाश करना होता था, आपको खुद से उसको फाइंड आउट करना होता था, और आपको पूरे सेंटेंस को एक तरह से ओवरऑल इवेल्युएट करना होता था, उसमें से एरर जो है वो चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको सेट ऑफ एरर्स जो हैं वो गिवन है कि या तो वो कहते हैं कि ये गलती हो सकती है, या ये और या फिर इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने करनी होती है
वो बड़ी फ़नी बात है, मैं हमेशा उसको कहता हूँ पिक द करेक्ट मिस्टेक। ठीक है, अब ये एक फ़नी जुमला है कि ऑब्वियसली मिस्टेक जो है वो कभी भी करेक्ट नहीं होती। मिस्टेक आप किसको कहते हैं? ऑब्वियसली मिस्टेक उसी चीज़ को कहा जाता है जो कि गलत हो। ठीक है, तो अ मिस्टेक कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना होता है, आपने यहाँ पर यही करना होता है कि जो करेक्ट मिस्टेक है उसी को आपने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो भी बता रहा था वो ये है कि डू नॉट गो बियॉन्ड द गिवन एरर्स। मसलन इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि अगर इसी में से मैं ये ऑप्शंस हटा दूं तो आपने क्या करना है, आपने पूरे सेंटेंस को इवैल्यूएट करना है, पूरे सेंटेंस को एनालाइज करना है और ख़ुद से अपनी गलती जो है वो उसमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, खुद से उसको देखना है। इसमें आपका साउथ ऑफ स्पेन भी गलत हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम सयूता भी गलत हो सकता है, वॉज भी गलत हो सकता है, स्टेशनड भी गलत हो सकता है, फॉर्म ऑफ वर्ब की गलती भी हो सकती है। ठीक है, और ट्रोप्स की गलती भी हो सकती है, तो मल्टीपल गलतियाँ। लेकिन अब उसने हमें क्या किया है, उसने हमें गलती बता दी है कि या तो भाई ये गलती होगी या ये गलती है या ये गलती है या फिर आपने डू नॉट गो बियॉन्ड द गिवन एरर्स। इन गिवन एरर्स से बाहर आपने जाकर जो है वो कोई गलती तलाश करने की कोशिश नहीं करनी। बी कॉन्फाइंड, बी लिमिटेड टू द गिवन एरर्स, उस पर ही आपने रह के जो है वो अपनी गलती जो है उसको तलाश करना है। अब इसमें गलती क्या है जी, इसमें गलती जो है उसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। इसमें गलती क्या है, वास की है, क्योंकि इसमें हमारा जो सब्जेक्ट था दैट वाज ट्रूप्स। ये क्या था, ट्रूप्स था। तो ट्रूप्स जो है वो क्या होता है, वो हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं, वो कभी सिंगुलर में इस्तेमाल नहीं होता। तो चूँकि वो सिंगुलर में इस्तेमाल नहीं होता इसलिए हम वहाँ पर वॉज लगाएंगे, वो सॉरी वॉज नहीं लगाएंगे, बल्कि हम हमेशा क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, तो ये दो बेसिक आपके जो है वो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं जो अक्सर जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। अब इन ग्रामर के क्वेश्चन पर कमांड या ग्रिप हासिल करने के लिए या इनको करेक्टली अटेम्प्ट करने के लिए दो तीन चीज़ें आपको ब्रीफली करनी होती हैं। अगर तो आप ब्रीफली कर लें तो कभी भी आप जो है वो ग्रामर का, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, फन गैट में वो आपसे कोई बहुत एक्सटेंसिव ग्रामर नहीं पूछेगा। फन गैट में मेजॉरिटी ऑफ द ग्रामर जो है वो वही होगी जो उसने एफएससी में आपसे पूछी हुई है। थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें शायद ऐड हो जाती हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है वो आपसे क्या पूछ रहा होता है, सिंपल ग्रामर पूछ रहा होता है। सो जो चीज़ें करने वाली हैं सबसे पहले उसमें इम्पॉर्टेंट है जी सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि आपका जो सब्जेक्ट है आपका वर्ब उसी सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए। इनके अंदर जो है एक कनेक्शन, ठीक है, एक कोहेरेंस जो है वो होनी चाहिए। अगर ये आपस में को रिलेटेड नहीं है, आपस में मिलते नहीं है,
तो फिर आपका जुमला जो है वो कभी भी सही नहीं होगा। और इसमें भी याद रखें किसी भी जुमले की जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे वाइटल चीज़ होती है दैट इज़ सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ठीक नहीं है तो फिर वो जुमला जो है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। सब्जेक्ट को आपने बहुत ध्यान से करना होता है। और याद रखें हम इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह रहे हैं, वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट नहीं कह रहे, जिसका मतलब ये है दैट द वर्ब शुड एग्री अकॉर्डिंग टू वर्ब। सब्जेक्ट आप पहले डिफाइन कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप सारे के सारे जो है वो वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन मसला ये है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कि हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन है वो गलत पढ़ाई जाती है, ठीक है, और बहुत ही गलत पढ़ाई जाती है। मसलन हमारे यहाँ कॉमन, अगर मैं आप बच्चों से भी पूछूं तो आप में से हर एक क्या कहेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है जी? सब्जेक्ट होता है जी काम करने वाला, ठीक है। हमारे यहाँ माजरत के साथ हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है दैट इज फाइल या काम करने वाला, इंग्लिश में आप उसको कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला। यही हम सुनते हैं, आपने भी सबने यही सुनी होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है जी? सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल जिसमें देता हूँ ये डेफिनेशन किस तरह फॉल्टी है। मैं कहता हूँ अली इज अली इज अ नॉटी बॉय, ठीक है। हम कहते हैं क्रिकेट इज एन इंटरेस्टिंग स्पोर्ट। हम कहते हैं द रूम इज वेरी स्पेशियस। हम कहते हैं Ozymandias is a वंडरफुल पोएम। ये 4-5 एग्जाम्पल्स हमने कर ली। अब इसमें आप मुझे बताएं कि सब्जेक्ट क्या है। आप में से हर बच्चा कहेगा कि सर इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट अली है, इसमें सब्जेक्ट क्रिकेट है, इसमें सब्जेक्ट रूम है और इसमें सब्जेक्ट क्या है? ऑzymandias, ठीक है। यही हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट है और डेफिनेशन हमने सब्जेक्ट की किया कि सब्जेक्ट क्या होता है? काम। तो फिर मुझे बताएं कि ये सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? अली इज़ ए नॉटी बॉय, ठीक है। अली का क्या काम है? कुछ भी नहीं है। क्रिकेट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्पोर्ट,
क्रिकेट क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। द रूम इज़ वेरी स्पेशियस, रूम क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। और ओzymandias इज़ अ वंडरफुल पोएम, इसमें ओzymandias क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है, तो फिर या तो ये है कि ये हमारे सब्जेक्ट नहीं है, या फिर ये है कि हमारे सब्जेक्ट की डेफिनेशन गलत है। तो उसमें माजरत के साथ जो दूसरी ऑप्शन है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन गलत होने वाली, वो सही है। सब्जेक्ट बेसिकली काम करने वाला नहीं होता, सब्जेक्ट होता है मौजू कह लें या मौजू गुफ्तगू कह लें। सब्जेक्ट इज़ आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, हम जिस चीज़ के मुतालिक बात कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। हालांकि हमें शुरू से ढेर किताबें आपकी भरी हुई हैं कि सब्जेक्ट क्या है जी? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। डोर ऑफ, आपकी ग्रामर्स लिखी हैं जिसमें सब्जेक्ट का तर्जमा क्या किया हुआ है? फाइल। हालांकि मैंने इन एग्जाम्पल से आपको प्रूव कर दिया कि सब्जेक्ट का तर्जमा जो है वो क्या होता है? वो फाइल नहीं होता, सब्जेक्ट का तर्जमा होता है मौजूद गुफ्तगू। आपके टेक्स्ट से भी आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। उसमें वो कहते हैं क्या उसका नाम है, द रिवॉर्ड, जो छठी स्टोरी है आपकी फर्स्ट ईयर में, उसमें वो कहते हैं व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए कि सो दैट आपकी मेमोरी में रहे। पहला क्वेश्चन ही ये है। अब यहाँ पर उसका सब्जेक्ट से मुराद क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट से मुराद है कि वो क्या मौजू था जिस पर जो है वो क्लब में डिस्कशन हो रही थी। ठीक है, तो आपने इसी तरह के एक और जुमला भी है इसमें, वो कहता है कि he went into politics and he made speeches and some fine ones on many other subjects। ठीक है, वहाँ भी सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? वहाँ भी सब्जेक्ट का मतलब है मौज़ूआत, कि उसने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू जो है वो की। ठीक हो गया जी। सो सब्जेक्ट को पहले तो ये समझ लें कि सब्जेक्ट क्या होता है? आपका मौजू गुफ्तगू होता है। ये सिंगल वर्ड पे भी मुश्तमिल हो सकता है, अब हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे कि कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है। ये सिंगल वर्ड पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं और एक से ज़्यादा वर्ड पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। जैसे एक से ज़्यादा वर्ड की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। One of my friends is going abroad. One of my friends is, अब देखिए अगर हम फ्रेंड्स की बात करें, अगर हम सब्जेक्ट फ्रेंड्स को लें तो फिर तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आर क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है वन ऑफ माई फ्रेंड्स। हमारा सब्जेक्ट जो है वो फ्रेंड नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम दोस्तों की बात नहीं कह रहे, हम उन दोस्तों में से किसी एक की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह से जो है आपने अपने सब्जेक्ट को जो है वो आइडेंटिफाई करना आता है। 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो है वो खलल डालती हैं, और अगर हम इन 4-5 चीज़ों को ठीक कर लें तो हमारे लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो कभी भी जो है वो इशू नहीं रहेगा। ठीक है, अब उसमें जो पहली चीज़ है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। पहली चीज़ हम क्या करते हैं? पहली चीज़ हम ये करते हैं कि हमसे सब्जेक्ट प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। ठीक है, मसलन मिसाल के तौर पे अभी हमने एग्जांपल की वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए था? सब्जेक्ट हमारा क्या है? दैट इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है,
बल्कि क्या है वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है जी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट जो है इसमें अगर इशू आएगा तो फिर जाहिर बात है हमें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट है क्या, तो फिर ऑब्वियसली आगे भी चल के गड़बड़ होगी। अब ये सब्जेक्ट हमसे आइडेंटिफाई क्यों नहीं होता, इसके भी 2-3 रीजंस हैं। पहली वजह क्या होती है, बाज़ सब्जेक्ट प्लेस ऐसी जगह पे किया जाता है कि आप कहते हो कि उसमें आइडेंटिफाई करना उसको मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो है वो हम उसके स्टार्ट में रखते हैं, ठीक है, जुमले के शुरू में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो सब्जेक्ट है वो जुमले के शुरू में हो। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वो कहते हैं कि out of the marvelous discoveries made by modern day scientists, comes a ray of hope। ठीक है, आगे देखें, हम कहते हैं स्वीट आर द पैंग्स ऑफ लव। ठीक है, हम कहते हैं in the waltz was hidden all the money। ठीक है, अब नॉर्मली आप क्या सोचेंगे जी, आपका पहला जो शक है वो किस पे जाएगा जी, इस जुमले में कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, मार्वलस डिस्कवरीज, या आपका आएगा जी मॉडर्न डे साइंटिस्ट। ठीक है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट आ जाएगा, लेकिन ये दोनों ही जो हैं ये हमारे सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, बल्कि इसका मैं ब्लू से लिखता हूँ, रेड से तो गलत वाले हमने मार्क किए हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है जी, आपका सब्जेक्ट है रे ऑफ होप। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जो वर्ब है वो आपने क्या यूज़ किया हुआ है, कम्स, वो क्या यूज़ किया हुआ है, सिंगुलर यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट देखें जी, स्वीट आर द पैंग्स ऑफ लव। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दैट इज पैंग्स ऑफ। असल में ये जुमला क्या था, पैंग्स ऑफ लव आर स्वीट, लेकिन हमने इसको इन्वर्जन में ले गए, स्वीट आर द पैंग्स ऑफ लव। आगे देखें जी, इन द वॉल्ट्स वॉज हिडन ऑल द मनी। अब इसमें भी देखें, आपको बज़ाहिर लगेगा कि शायद हमारा वॉल्ट्स जो है दैट इज़ आवर सब्जेक्ट, बट हमारा सब्जेक्ट जो है वो वॉल्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, दैट इज़ ऑल द। क्योंकि देखें
वहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे थे? मॉडर्न डिस्कवरीज के बारे में बात नहीं कर रहे थे, मॉडर्न डे साइंटिस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे थे। हम कह रहे थे कि उनके नतीजे में क्या होती है, एक रे ऑफ होप जन्म लेती है। तो हमारा बेसिक जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, या हमारा जो बेसिक कंसर्न था, दैट वाज रे ऑफ होप। देन स्वीट्स आर द पैंग्स ऑफ लव। हम किसके बारे में बात करें? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्वीट, वी आर टॉकिंग अबाउट द पैंग्स ऑफ लव। देन इन द वॉल्स वॉज हिडन ऑल द मनी। वो जो अलमारियाँ थी उनके अंदर सारी की सारी रकम जो है वो क्या थी, जमा हुई थी। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वॉज हिडन ऑल द मनी। ठीक है, ऑल द मनी जो है दैट इज़ आर सब्जेक्ट। सो क्यों इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते? क्योंकि हम नॉर्मली ये समझते हैं कि इसको सब्जेक्ट को पहले आना चाहिए। मसलन ये जुमला ऐसा होना चाहिए, ऑल द मनी वॉज हिडन इन द वॉल्स। तो फिर आप कर लेते बड़ी आसानी से कि इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है ऑल द मनी। लेकिन यहाँ पर आप जो है वो इसको, चूँकि उसकी प्लेसमेंट आगे जाके हुई है, वर्ब के बाद हुई है, इसलिए जो है क्या है वहाँ पर आपको थोड़ा एरर जो है वो फेस करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से सब्जेक्ट जो है वो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। दैट इज़ intervening दैट इज इंटरवीनिंग फ्रेज। ठीक है जी, इंटरवीनिंग फ्रेज क्या होती है? जो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान इंटरवीन करती है। मसलन हम कहते हैं ही ये देखिए, ही लाइक हिज ब्रदर्स इज ब्रेव। अब इसमें आप नॉर्मली क्या फील करते हो? नॉर्मली आप फील करते हैं कि चूँकि ब्रदर्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर, या यहाँ पर सिस्टर्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर। लेकिन याद रखें कि ये वाली जो फ्रेज है ना, इसको हम कहते हैं इंटरवीनिंग फ्रेज। इंटरवीनिंग फ्रेज क्यों कहते हैं? सिंपल सी बात है कि ये क्या है, सब्जेक्ट और ये क्या है, वर्ब। इस सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान ये क्या कर रही है, इट इज़ इंटरवीनिंग बिटवीन द टू, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंटरवीनिंग फ्रेज। इंटरवीनिंग फ्रेज कॉमनली कौन सी यूज़ होती हैं, मैं आपको लिख देता हूँ। पॉपुलर इंटरवीनिंग फ्रेजेस कौन सी हैं जी? लाइक, likewise, in addition to, with, as well as। ये सारी की सारी जो हैं ये क्या हैं, ये आपकी कॉमनली यूज़ होने वाली जो है वो फ्रेजेस हैं। और ये जब भी आएंगी वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान आएंगी तो आप इनको जो है वो किसी भी सूरत में बादर नहीं करेंगे, यू विल टोटली इग्नोर देम, और आप इनसे पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली। मसलन मैं कहता हूँ ही
as well as his parents he as well as his parents is generous। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि ये पेरेंट्स है लेकिन इसके बावजूद हम क्या करेंगे, इज यूज करेंगे, क्योंकि ये जो एज वेल एज हिज पेरेंट्स है ये सारे का सारा क्या है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक हो गया जी। इसके बाद अगली और आखिरी गलती जो हम इसमें करते हैं सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में, वो करते हैं ईडियम्स की। ईडियम्स हम बहुत कॉमनली इनको मिस यूज़ करते हैं। ठीक है, बड़े ही हम उसको कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आती कि कौन सा ईडियम जो है वो सिंगुलर है और कौन सा ईडियम जो है वो प्लूरल है। तो उसमें देख लें, मसलन मैं कहता हूँ बड़ा आपका कॉमन एफएससी का जुमला है कि ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वांट। अब देखिए, हालांकि जहाँ एंड लगता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डेफिनेटली प्लूरल नाउन लगता है। मसलन इसी को मैं अगर कहूँ कि अली एंड हमजा, तो अब यहाँ पे एज नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, आर गोइंग यहाँ पर आर लगा है एज के बाद, ओ एंड के बाद सॉरी, कि एंड आया, तो यहाँ पर देखें एज है और यहाँ पर आर है, क्योंकि ये जो ब्रेड एंड बटर है ये क्या है, दैट इज एन ईडियम। ठीक है, और ईडियम के बगैर जो है, ईडियम ही की वजह से जो है हम क्या करें, इसको हम सिंगुलर यूज़ करें। तो ये तीन जो हैं आपके बुनियादी मसाइल हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट के हवाले से, कि इन तीन रीजंस की वजह से आप सब्जेक्ट को करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। पहली क्या है जी, सब्जेक्ट समटाइम गलत लगा होता है, गलत तो नहीं मतलब कहते उसको, बाद में लगा होता है, सब्जेक्ट के वर्ब के बाद लगा होता है। ठीक है, तो आप ये फील करते हो कि शायद ये इनकरेक्ट है, आप क्या करते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं। इन द सेम वे इंटरवीनिंग फ्रेज भी जो है वो आपको लगता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दी थी पहले, एज वेल एज की, लाइकवाइज की, तो वो भी आपको लगता है कि वो भी शायद जो है वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, बट वो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट नहीं होती। और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ आपके ईडियम्स हैं जो कि आपको समझने बहुत ज़रूरी है, ये कौन सा ईडियम जो है वो सिंगुलर है और कौन सा ईडियम जो है वो प्लूरल है। नेक्स्ट जी हमारा नाउन। दूसरे में हम क्या गलती करते हैं, वो हम नाउन की गलती कर देते हैं। और नाउन में याद रखें कि इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन में सिर्फ नंबर ही कैरेक्टर आता है। नंबर मीन्स कि दो ही चीज़ें हैं और उसी कैरेक्टर आएगा, सिंगुलर और प्लूरल। या तो कोई नाउन सिंगुलर होगा या फिर कोई नाउन क्या होगा, या फिर वो नाउन प्लूरल होगा। और आप इसी में आप देखिए ना, उर्दू में सपोज उर्दू में नंबर के अलावा जेंडर का एरर भी आता है, मैं लिख भी देता हूँ बल्कि इधर। मसलन उर्दू में क्या है, उर्दू में है जी नंबर प्लस जेंडर, दो एरर है। मसलन मैं आपको कहता हूँ कि जी बड़ा कॉमनली कि अखबार पढ़ा या पढ़ी, उर्दू में अगर आप कहें अखबार पढ़ा या पढ़ी, दही खाया या खाई, मेज रखा या रखी। ठीक है, तो ये उसमें जेंडर का एरर भी है।
बट इंग्लिश में आपको जो है ये दूध पिया या पी, ठीक है, ये और बहुत सी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। इसमें आपको जेंडर का एरर बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर का एरर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर का एरर, रिपीट कर रहा हूँ, नहीं है। और इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, बस। वो पढ़ा है या पढ़ी है, इस चीज़ से उसका कोई ताल्लुक सिरे से है ही नहीं। वो पढ़ा है या पढ़ी है, दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट, उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि डिटर्मिन करने की कि वो पढ़ा है या पढ़ी है। तो इसमें सिर्फ यही एरर आता है कि कुछ नाउन हमारे सिंगुलर्स हैं और कुछ जो है वो क्या हैं, वो प्लूरल है। टू मंथ वेकेशंस आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब ये जुमला जो है ये गलत है। वजह क्या है कि वेकेशंस कभी नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज वेकेशन। और ऑब्वियसली अगर वो सिंगुलर के तौर पे यूज़ हो रहा है तो फिर हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, यहाँ पे भी सिंगुलर यूज़ करते हैं। या आपको मैं कह दूँ, a trouser I purchased a trouser, ठीक है। तो ये क्या होगा, दैट विल बी इनकरेक्ट। सही क्या होगा, I purchased a पेयर ऑफ ट्राउजर्स। क्योंकि ट्राउजर्स क्या है, ट्राउजर्स हमेशा ऐसा वर्ब है, ऐसा सॉरी नाउन है जो कि हमेशा क्या होगा, प्लूरल में इस्तेमाल होगा। My saving is not enough to purchase this house। अब यहाँ पर क्या है जी, गलती कहाँ आ रही है, गलती आ रही है एक तो सेविंग और इस पर, क्योंकि ये क्या होता है, हमेशा सेविंग्स होगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, इट विल ऑलवेज टेक प्लूरल फॉर्म। तो ये कुछ अभी हम आगे चल के करेंगे, कुछ नाउन और प्रोनाउन जो हैं वो ऐसे हैं। अभी हम नाउन की फ़िलहाल बात कर आगे प्रोनाउन की भी देखते हैं कि जिनके सिंगुलर प्लूरल की वजह से भी जो है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो आपस में क्या करते हैं, डिसएग्री कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर माय सेविंग है, तो सेविंग क्या है, गलत है। सेविंग की वजह से आगे जो आपका वर्ब है वो भी क्या हो गया, दैट हैज़ आल्सो बीन डीम्ड इनकरेक्ट। तीसरी चीज़ जो हम गलत करते हैं इसमें, दैट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन भी हम क्या करते हैं, अक्सर हम गलत इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रोनाउन में भी वही सीन है जो पहले हमने नाउन में किया, दैट इज़ कि कुछ प्रोनाउन क्या होते हैं, कुछ प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं और कुछ प्रोनाउन इन देयर एसेंस वो क्या होते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब मसलन मैं कहता हूँ
ईच ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम वो पुराना अपना कुलिया अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर, लेकिन आर क्या होगा, आर विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बॉयज़ नहीं है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ईच ऑफ द, और ईच कौन सा प्रोनाउन है, ईच ऐसा प्रोनाउन है जो हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईच के साथ क्या करेंगे, इज, या कि someone have stolen my pen। अब इसमें गलती क्या है जी, someone भी हमेशा क्या होगा, हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होगा, someone has। हालांकि जब हम someone की बात कर रहे हैं, when we are talking about someone, तो someone तो कोई भी हो सकता है, someone सिंगुलर भी हो सकता है और someone क्या है, प्लूरल भी हो सकता है। बट हमने डिसाइड किया इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि someone, somebody, everybody, nobody, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, आगे चल के हम अभी प्रोनाउन के उसमें करेंगे, कि जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्लूरल में यूज़ होते, सिंगुलर में यूज़ होते हैं। प्लूरल में इनमें एक भी वर्ड जो है वो यूज़ नहीं होता। तो चूँकि प्लूरल में ये वर्ड यूज़ नहीं होता, इसलिए जो है इनके साथ जो वर्ब आता है वो भी क्या आता है, हमेशा सिंगुलर आता है। इसके बाद जो आखिरी जो चीज़ हम आज की करने अपनी जा रहे हैं, जो कि हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वजह बनती है, सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट की वजह बनती है, दैट इज एडजेक्टिव्स। अब आप कहेंगे कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो कैसे सब्जेक्ट को इफेक्ट करते हैं। देखिए, कुछ एडजेक्टिव्स इसमें ख़ास तौर पे जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं उनमें बहुत ही अक्सर ही जो है वो क्लैश रहता है। मिसाल के तौर पर आपको दो एडजेक्टिव की एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एक है जी मैनी, मैनी के बाद it always takes plural verb। मसलन many boys were absent from the class। ऑन द अदर हैंड एक है जी मैनी आ, ठीक, ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ क्या होता है, इट ऑलवेज टेक, हालांकि मतलब दोनों का क्या है, मतलब दोनों का सेम ही है। मैनी आ का मतलब भी क्या है, बहुत से, और मैनी का मतलब भी क्या है, बहुत से। मसलन मैं अगर इसी को जुमले को कहूँ तो ये होगा मैनी अ बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। ठीक है, तो इसी तरह एक और जल्दी से कर लेते हैं हम। एक है अ नंबर ऑफ, इसके साथ क्या इस्तेमाल होता है, प्लूरल वर्ब। जैसे हम कहते हैं
A number of boys were going abroad और एक है द नंबर ऑफ, इसके बाद क्या है, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। मसलन द नंबर ऑफ बॉयज गोइंग abroad is rising। तो अब द नंबर के साथ हमने क्या यूज किया, इज, हालांकि अ नंबर ऑफ बॉयज के साथ हम क्या यूज कर रहे थे, आर। ठीक है, तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारा ये टोटल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसको वाइंड अप करती हैं, इसको कंक्लूड करती हैं। और अगर आप इन 4-5 चीज़ों को जो है वो अपने जहन में रखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हुए, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो है वो इंशाल्लाह कभी भी इशू जो है वो नहीं आएगा। इसी के साथ हम आज का अपना जो लेक्चर है उसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। और बाकी इसमें ऑलरेडी आपने एफएससी में रूल्स पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और रूल्स भी जो है अपने उसको रिवाइज करेंगे। टिल देन आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। जीते रहे बेटे।